हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएम करियर पॉइंट में। तो आज से हम लेकर आए हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन साइंस और मैथ के। इस चैनल पर आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी। यदि आप लोगों की तैयारी साइंस और मैथ में बिल्कुल शून्य हो तो आप घबराए नहीं, क्योंकि हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जहां तक मुझे विश्वास नहीं, पूरे विश्वास है कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में, क्लास 10th के बिहार बोर्ड के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें से हमारी क्वेश्चंस लगभग 100% मिलने वाली है। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अभी सिर्फ आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक अगले वीडियो में हम इस सब का सोल्यूशन लेकर आएंगे पूरे कंसेप्ट के साथ। और हाँ, आपको रटना नहीं है, एक क्वेश्चन भी आपको रटना नहीं है, सिर्फ वीडियो को देखना है और इस कंसेप्ट को समझना है। आपको एक क्वेश्चन को भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मुझे 100% आपकी गारंटी है कि आपको रटने नहीं देंगे। चलिए आइए तो देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है और उसके बाद सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लेकर जल्द आएंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या करें। जैसे क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार होता है। प्रकाश कैसे आती है और कैसे किसी वस्तु पर टकरा कर पुनः वापस लौट जाती है, और इसके कितने नियम होते हैं, इसके बारे में इसको बताना है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। मान लीजिए हम तो साधारण दर्पण का उपयोग करते हैं, जिसका हमारे घर में जो उपयोग किया जाने वाला दर्पण होता है उसे हम तो समतल दर्पण कहते हैं। लेकिन उस दर्पण के खास तौर पर पूछा कि दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो हम देखेंगे अगले वीडियो में कि दर्पण किसे कहते हैं और कितने प्रकार होते हैं। इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को जानकारी लेकर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। दर्पण की बात की जाए तो दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, एक समतल गोलीय दर्पण और तीसरा होती है परवलयिक दर्पण। तो उसमें गोलीय दर्पण 2 प्रकार की होती है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अब उस उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जैसे मान लीजिए जो ड्राइवर बैठा रहता है, ड्राइवर के पीछे जो गाड़ी रहती है, जो मिरर लगा रहता है, जिसका उपयोग पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए किया जाता है। तो हालांकि उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, वहां पर समतल दर्पण का उपयोग कर सकते थे, अवतल दर्पण का भी उपयोग कर सकते थे, लेकिन हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, तो इसके बारे में एक क्वेश्चन में पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण को अपसारित दर्पण क्यों कहते हैं। चलिए, किरण पुंज के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, एक समांतर किरण पुंज, अपसारित किरण पुंज और एक तीसरा होती है अभिसारित किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज का मतलब क्या है कि जब 2 किरण है, यदि एक दूसरे के समांतर चल रही हो, एक दूसरे के बिल्कुल समांतर चल रही हो, तो इस किरण पुंज को कहते हैं समांतर किरण पुंज। और दूसरा क्या होता है, अपसारित, यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलकर यदि सभी दिशा में फैल रही है, तो इस प्रकार की किरण पुंज को कहते हैं अपसारित किरण पुंज। ठीक अभिसारित किरण पुंज क्या कहता है कि बहुत जगह से किरणें आकर यदि वह एक बिंदु पर मिल रही है, किसी एक जगह पर पड़ रही है ना, तो इसे हम बोलते हैं अभिसारित किरण पुंज। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण को अपसारित दर्पण क्यों कहते हैं। उत्तल दर्पण करता क्या है कि आने वाले प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैला देता है, जिसके कारण इसे हम अपसारित दर्पण कहते हैं। तो इसके पूरे कंसेप्ट के साथ हम कल लेकर आएंगे वीडियो। अगला क्वेश्चन कर रहा है, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल दर्पण की विशेषताएं क्या है, इसमें प्रतिबिंब कैसे बनती है, इसकी मुख्य फोकस किधर होती है, किसका मुख्य फोकस धनात्मक होती है, किसका मुख्य फोकस ऋणात्मक होती है, इसके बारे में क्या करनी है हमें अंतर स्पष्ट करनी है। किसका आवर्धन धनात्मक किसका आवर्धन धनात्मक होता है, किसका आवर्धन ऋणात्मक होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण क्यों कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण क्यों कहते हैं। चलिए देखिए, अभिसारित क्या था। अभी मैंने बताया कि यदि कोई किरणें यदि अनंत से आ रही है, किसी एक जगह पे मिल रही है ना, तो उसे अभिसारित किरण पुंज कहते हैं। इसका मतलब ये दर्पण जो है ना, अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणों को एक जगह क्या करती है, एकत्रित कर देती है, जिसके कारण से क्या कहते हैं अभिसारित दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताना है। मतलब जो प्रतिबिंब होती है ना, मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। मैं इन दोनों में अंतर बताना है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में इस क्वेश्चन में चर्चा करनी है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में निम्नलिखित को परिभाषित करें। अब निम्नलिखित का मतलब क्या होगा कि जो नीचे दिया गया, और नीचे क्या क्या दिया गया तो थोड़ा देखा जाए इधर। पहला क्वेश्चन है मुख्य अक्ष, यानी दर्पण में मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी करेंगे अगले क्वेश्चन में। फिर दूसरा क्या है, मुख्य फोकस, यानी दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी के बारे में बताना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या करें, वक्रता त्रिज्या, यानी आप लोग पढ़े होंगे दर्पण के ध्रुव, मान लीजिए ये होती है दर्पण, हम अवतल दर्पण लिए, और एक मुख्य फोकस होती है, ये जो होती है ना उसकी ध्रुव होती है, और यहाँ होती है एक फोकस होती है, और यहाँ पर एक मान लीजिए यहाँ पर CN वक्रता केंद्र है, तो इससे बोलते हैं मुख्य फोकस, ये है वक्रता केंद्र, और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम R से सूचित करते हैं, इसके बारे में इसको बताना है। अगला फिर है दर्पण का द्वारक। चलिए दर्पण का द्वारक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि आप गेंद को देखे होंगे, यदि गेंद को काट दिया जाए, गेंद को काट दिया जाए तो काटने के बाद उसके कुछ ना कुछ चौड़ाई होती है, तो जो दर्पण का जो गोलीय दर्पण होता है उसके चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसके बारे में हम कल लिख कर लेकर आएंगे आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, बिना सतहों को बिना छुए आप समतल दर्पण, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। यानी आपको 3 गो दर्पण दे दिया जाता है, एक समतल दर्पण है, दूसरा उत्तल दर्पण है, और तीसरा अवतल दर्पण है, और आपको छूना नहीं है, आपको टच नहीं करनी है, सिर्फ देख कर बताना है तो उसमें कौन समतल है, कौन उत्तल है और कौन अवतल है, इसके बारे में बताना है। तो बारी बारी से जाते हैं इसके सामने, किसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है, किसमें प्रतिबिंब सीधा हमेशा बनता है, किसमें प्रतिबिंब हमारा वस्तु के बराबर बनता है, किस स्थिति में बड़ा बनेगा, किस स्थिति में छोटा बनेगा, किस स्थिति में हमेशा छोटा बनता है। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सा दर्पण उत्तल है, अवतल है या समतल है, इसके बारे में हम उसके आधार पर हम बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सिग्नल या खतरे के निशान के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, या किया जाता है क्यों। मतलब आप लोग रेलवे स्टेशन पर जरूर गए होंगे और वहां पर देखे होंगे कि रेलवे स्टेशन पर लाल बत्ती दिखाया जाता है। लाल बत्ती का मतलब क्या हुआ कि आपको अभी आगे नहीं बढ़नी है, या मान लीजिए कोई आगे खतरा है तो रेलवे के सामने यदि लाल झंडा को आप लोग दिखा देते हैं, लाल झंडा दिखाने से ड्राइवर जो होता है ना रेलवे का, वो समझ जाता है भाई कोई ना कोई खतरा है। हालांकि लाल रंग का प्रयोग क्यों किया था भाई, उसकी जगह पर हम हरा रंग का भी प्रयोग कर सकते थे, सफेद रंग का भी प्रयोग कर सकते थे, पीला रंग का भी प्रयोग कर सकते थे, काला रंग का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन इस सबको ना रह करके सिर्फ और सिर्फ लाल रंग का चुनाव क्यों किया गया, इसके बारे में इसको बताना है। खैर इसके बारे में हम कल लेकर आएंगे बहुत बढ़िया से कंसेप्ट के साथ। आपको रटना नहीं है, हम तो बोल रहे हैं ना आपको रटने नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे कंसेप्ट को समझना होगा, क्योंकि रट कर जाइएगा तो 100% नहीं 110% गारंटी है कि आप पूरा कंसेप्ट नहीं लिख पाइएगा, लेकिन जब समझ लीजिएगा ना तो 100% गारंटी है कि आप वहां से क्वेश्चन एक भी छोड़कर नहीं आइएगा, एक क्वेश्चन भी आपको छोड़ने का समय नहीं मिलेगा आपको। हालांकि अपने समय से 10 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट 15 मिनट पहले आप लेकर बैठे रहेंगे और आराम से अपने कॉपी पर लिख पाएंगे। समझना है, सिर्फ रटना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश रक्ताभ क्यों दिखाई देता है। यानी जो सूर्योदय होता है ना, सुबह के टाइम में जब सूर्योदय होता है और शाम के टाइम में सूर्यास्त होता है, तो इन दो स्थितियों में देखते होंगे कि आकाश पूरा का पूरा कैसा दिखाई देता है, लाल हो जाता है, साथ ही सूर्य भी लाल हो जाता है। हालांकि कारण क्या है भाई, सूर्य में तो 7 रंग है ना, 7 रंग में से भाई उसमें से पीला क्यों नहीं दिखता है, हरा क्यों नहीं दिखता है, नारंगी कलर क्यों नहीं दिखता है, बैगनी कलर क्यों नहीं दिखता है, जामुनी कलर क्यों नहीं दिखता है, नीला कलर क्यों नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ लाल रंग ही क्यों दिखता है, आकाश रक्ताभ भी क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन बना प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं।
मतलब जो प्रकाश की जो किरण जो है ना किसी कारण पर पड़कर ये जो चारों तरफ फैल जाती है ना, यह घटना प्रकाश की प्रकीर्णन कहलाती है। इसके बारे में विशेष रूप से हम कल जानकारी करेंगे। अगला क्वेश्चन है हीरा का अपर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अभिप्राय है? हीरा का अपर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अभिप्राय है? इसके बारे में हम कल लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब निर्धारण किरण आरेख द्वारा आप कैसे करेंगे या कैसे करें? किरण आरेख द्वारा करें, मतलब अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब निर्धारण किरण आरेख द्वारा करना है। अब कौन कौन जगह है देखिए, पहला है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जैसे मान लीजिए ये है आपका अवतल दर्पण, ये उसका प्रधान अक्ष हुआ, ये हुआ उसका ध्रुव, यहाँ पर होता है फोकस और यहाँ पर हमने मान लिया वक्रता केंद्र। यानी बोल रहा है कि जब आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखोगे, यानी वस्तु को जब इस पर रखोगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा, उल्टा होगा या सीधा होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, इस पर बताना है। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो वस्तु फोकस पर हो, यानी आप यहां से पर उठाकर हम वस्तु जब यहां पर रखें तो वहां पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। फिर तीसरा क्या बोल रहा है, सॉरी फोकस और ध्रुव के बीच बोल रहा है, यहां पर लिखना है फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी यहां पर रखना है, ये है फोकस और ये है ध्रुव, इसके बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तीसरा बोला जब वस्तु फोकस पर हो, तीसरा स्थिति में बोला जो वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसके बारे में बताना है। चौथा स्थिति क्या बोला जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, जैसे मान लीजिए यह है वक्रता केंद्र और इधर इधर कोई हो जाएगा आपका अनंत, और इसके बीच में हम वस्तु को यहां पर रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसे बनेगा, इसके बारे में आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन है अपर्तनांक किसे कहते हैं, यानी अपर्तनांक क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। जैसे अभी भी मैंने क्वेश्चन बोला था कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, उसी प्रकार क्वेश्चन है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। देखिए अंतर देखिए क्या है, यहाँ पर उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है और यहाँ पर उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण कहलाता है। यानी उत्तल लेंस की बात बोले तो अभिसारी हो जाती है, उत्तल दर्पण की बात बोले तो अपसारी हो जाती है। इसके बारे में आपको बताना है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बोल रहा था कि अवतल दर्पण को अभिसारी, और यहाँ पे बोल रहा है अवतल लेंस को अभिसारी, यानी लेंस होगा तो अभिसारी हो जाएगा अवतल, और वहीं जब दर्पण होगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी लेंस होगा तो अपसारी हो जाएगा और दर्पण होगा तो क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। यानी इसके बारे में आपको बताना है कि क्यों कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। अब सोलर कुकर क्या है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग कर सकते थे या बिना दर्पण का भी उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन सोलर कुकर में आप अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। अवतल दर्पण क्या है, इसके बारे में हम कल जानकारी करेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करना है। अब आइए इधर उत्तल दर्पण, सॉरी इधर मतलब उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट यहां पर था, और यहां पर है उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ पर दर्पण था और यहाँ पर लेंस हो गया, ये दोनों एक क्वेश्चन नहीं है, समझना एक शब्द का अंतर है। यहाँ पर लेंस की जगह पर वहां पर दर्पण था। अगला क्वेश्चन है हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। यानी जो हम लोग दाढ़ी बनवाते हैं ना सैलून में, उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है चीज। खैर आगे देखिए, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे कि यहाँ पर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसको थोड़ा देर के मिटाते हैं।
गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में, जैसे गाड़ी होता है ना, तो जो उसके आगे वाली लाइट जो होती है ना, जो बल्ब जलाती है, जो फोकस मारती है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, समतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म क्या है। अब मान लीजिए कुछ देखने को नया नहीं मिलेगा, भाई प्रिज्म क्या है, इसे तो हमने देखा नहीं, और आज क्वेश्चन आगे प्रिज्म क्या है। खैर हम इसको कल हम दिखाने का प्रयास करेंगे और पूरे तरह से समझाने का प्रयास करेंगे, और रटने नहीं देंगे, ये मेरा गारंटी है, आपको रटने नहीं देंगे हम, सिर्फ और सिर्फ समझेंगे और वहां पर लेकर आ जाएंगे। और 100% यदि शॉर्ट क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स से आपको 1 मार्क्स का 0.5 मार्क्स भी आपको करने वाला नहीं है, ये मेरा गारंटी है, यदि सिर्फ समझ को आप लिखिएगा तो। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी जो प्रकाश होती है ना, उसका विक्षेपण, वर्ण मतलब क्या होता है, रंग, यानी रंग का विक्षेपण, रंग का बंटवारा कैसे होता है, ये क्या समझते हैं आप इसके बारे में, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर था प्रकाश के परावर्तन, और यहां पर प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके कितने नियम होते हैं। यहाँ पर प्रकाश के परिवर्तन का नियम पूछ रहा था, और यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछ रहा है, यानी दोनों क्वेश्चन में अंतर है, ध्यान रखिएगा लोग, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी लगता है क्या कि बच्चे लोग क्वेश्चन पढ़ते नहीं है लोग बढ़िया से, और आंसर देना शुरू कर देते हैं लोग, जो हमारा मतलब जानते हैं कि हमारा नंबर कट जाता है, सिर्फ एक नंबर का, एक शब्द का डिफरेंस हुआ कि हमारा नंबर गया। यहाँ पर अपवर्तन है और यहाँ पर परावर्तन है, बाकी सब वही है। एक छोटा सा शब्द आपके सोच को बदल देगा, आपके नंबर को बदल देगा, आपके मार्क्स को बदल देगा, क्योंकि एक नंबर से भी व्यक्ति फेल करता है। यदि किसी व्यक्ति को 350 नंबर हो और किसी भी सब्जेक्ट में एक नंबर कम आ जाए तो व्यक्ति फेल हो जाता है। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से उसका उत्तर देना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए, जैसे अभी अभी लॉन्च हुआ था, जैसे आदित्य L1 या चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो खैर इसमें तो आदमी नहीं है, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति, आदमी जब वो आकाश में जाता है, अंतरिक्ष में जाता है ना, तो वायुमंडल से बाहर जैसे जाता है वो, तो उसे आकाश काला नीला दिखाई नहीं देता है, काला दिखाई देता है। हालांकि क्यों, कारण क्या है कि यहां पर है तो आकाश नीला दिख रहा है, हम ऊपर जाएंगे तो आकाश काला दिखेगा, हालांकि कारण क्या है, तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश, सॉरी तो देख लिए, आवर्धन से आप क्या समझते हैं। अब आवर्धन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इससे कितना ऑब्जेक्टिव बनने वाली है, इससे सब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव जितना भी, इसकी मात्रा क्या होती है, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस के आवर्धन क्षमता से क्या समझते। देखिए यहाँ पर आवर्धन पूछा है, पहले पूछे कि आवर्धन क्या है, हमने आवर्धन बता देंगे तो पूछेगा क्या कि आवर्धन क्षमता क्या है। पहले आवर्धन बारे में पूछा, उसके बाद क्षमता के बारे में पूछ दिया, और दोनों में अंतर होता है, याद रखिएगा। किसी लेंस के आवर्धन से आप क्या समझते हैं और किसी लेंस के आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं, इन दोनों में अंतर होता है। मैंने बोला ना कि एक शब्द आपकी सोच, आपके मार्क्स और आपके मतलब सभी रिजल्ट को बर्बाद कर सकता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान देना है। इसमें आपको कितना क्वेश्चन बताया जिसमें कुछ शब्द कॉमन आया होगा, थोड़ा सा से अंतर से आपका आंसर बदल जाता है, ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और साथ ही बायो में भी जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, हम सभी क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे। और हाँ याद रखिएगा, हम आपको साइंस में रटने नहीं देंगे, और हाँ आप मेरे क्लास का मतलब बढ़िया से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अच्छा से देखिएगा, ठीक है। जय हिंद।